हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PX मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथड्स और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स और सब्जेक्ट कोड है MPC 005। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 2 का टॉपिक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए एक सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को समझते हैं। रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब है बार बार एक ही रिजल्ट मिलना। जैसे सोचिए आपके पास एक घड़ी है, अगर वो घड़ी हर रोज वही टाइम दिखाए बिना गड़बड़ के तो वो रिलायबल है, यानी बार बार आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर एक दिन 9 बजे दिखाए और अगले दिन 9:10 तो वो अनरिलायबल है। रिलायबिलिटी का एक और आसान फंडा है, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई चीज प्रिडिक्टेबल है इसका मतलब कि वो रिलायबल है। दूसरी तरफ है वैलिडिटी यानी कि एक्यूरेसी। तो वैलिडिटी का मतलब है जो चीज बनाई गई है वही काम करना। जैसे कि एक थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाया गया है तो वो वैलिड है। लेकिन अगर आप थर्मोमीटर से अपना वेट चेक करेंगे तो क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं। तो वैलिडिटी का सिंपल फॉर्मूला है चीज सही काम करे और वही काम करे जिसके लिए वो बनी है। तो ये है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, लेकिन पूरी तरीके से ये समझ में नहीं आया होगा। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च में। तो रिलायबिलिटी को अभी आप समझिए कि कंसिस्टेंसी यानी बार बार एक ही रिजल्ट मिलना, और वैलिडिटी को समझिए एक्यूरेसी, जिसमें कि जो चीज़ मेजर करने के लिए बनाई गई है वो वही काम करे। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन का मेन गोल क्या है। तो रिसर्च का असली गोल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना और ऐसी थ्योरीज बनाना जो बताए कि अलग अलग फैक्टर्स का एक दूसरे पर क्या असर होता है। लेकिन अगर हमारा डेटा जो है रिलायबल यानी कि कंसिस्टेंट या वैलिड यानी कि एक्यूरेट ना हो तो हमारी रिसर्च पर कैसे भरोसा करेंगे। इसलिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी रिसर्च के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिसर्च डिज़ाइन के गोल क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो रिसर्च करते वक्त दो मेन चीज़ें ज़रूरी हैं। सही और यूजफुल डेटा कलेक्ट करना, एंश्योर करना कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो रिलायबल हो और वैलिड हो। ये होते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी भी रिसर्च डिज़ाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट्स के रीडिंग हैबिट्स पे सर्वे करते हैं, पर अगर सर्वे के क्वेश्चंस ही कंफ्यूजिंग हो या फिर बायस्ड हो तो क्या वो डेटा रिलायबल या वैलिड होगा? नहीं होगा। मतलब आपका रिसर्च बिना मीनिंग हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को समझना। तो चलिए इन टर्म्स को एकदम सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं। तो रिलायबिलिटी यानी बार बार करने पर एक ही रिजल्ट मिले, जैसे कि हमने घड़ी वाला एग्जाम्पल देखा था, मतलब वो कंसिस्टेंट हो रिजल्ट। वैलिडिटी जो चीज़ मेजर करनी है वही एक्यूरेटली मेजर हो, जैसे कि वेइंग मशीन यानी कि जिस पे हम वेट मेजर करते हैं वो मशीन से वेट मेजर करना वैलिड है, पर हाइट मेजर करना नहीं वैलिड है। तो इनका डिफरेंस अगर एक लाइन में हम लोग देखना चाहें तो रिलायबिलिटी क्या होगा? रिजल्ट कंसिस्टेंट है तो वो रिलायबल है। वैलिडिटी क्या होगा? जो चाहिए था वही मेजर किया तो वो वैलिड है। क्यों ज़रूरी है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी? तो रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो तभी यूजफुल हैं जब उन पे भरोसा हो। अगर आपका टूल रिलायबल या वैलिड नहीं है तो आपके कंक्लूजन्स का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि सोचिए आप हैप्पीनेस को मेजर कर रहे हो, पर हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है तो उसका परफेक्ट मेजर करना मुश्किल है। यहाँ रिसर्चर को एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है टूल्स और मेथड्स को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा? आज हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी,
इसका मतलब है कैसे इंश्योर करें कि रिजल्ट कंसिस्टेंट हो, और वैलिडिटी यानी वैलिडिटी के टाइप्स और वो थ्रेड्स जो एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए अब रिलायबिलिटी को पूरी तरीके से समझते हैं। तो रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब क्या होगा? तो रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। ये हम लोग कई बार इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर हम एक टेस्ट या टूल बार बार यूज करें और हर बार लगभग सेम रिजल्ट आए, मतलब डेटा ट्रस्टवर्दी है और रिपीटेबल हो, यानी वो डेटा जो है ट्रस्टवर्दी भी हो और रिपीटेबल हो, बार बार उसको रिपीट करने पे सेम रिजल्ट आए, तो वो रिलायबिलिटी है, उसको रिलायबल माना जाएगा। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं रिलायबिलिटी के? तो रिलायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब एक रिजल्ट जो है साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे रिसर्चर्स भी वही रिजल्ट रेप्लिकेट कर सकें सेम कंडीशंस में, तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एक थर्मोमीटर यूज़ करते हैं और हर बार वही टेम्परेचर दिखाता है, तो थर्मोमीटर रिलायबल है। दूसरा पॉइंट है टूल्स को टेस्ट करना। टूल्स जैसे स्टॉप वॉच या स्केल रिलायबल होने चाहिए, पर उन्हें बार बार चेक करना पड़ता है ताकि एरर्स कम से कम हो। फिर है ह्यूमन जजमेंट का इम्पैक्ट। कभी कभी ह्यूमंस की सोच और तरीके से क्या होता है, वेरिएबिलिटी आती है जो रिलायबिलिटी को कम कर सकती है। तो ह्यूमन जजमेंट का इम्पैक्ट जो है कम से कम होना चाहिए। जैसे कि अगर दो लोग एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, जैसे एक ड्राइंग की ब्यूटी, तो उनके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। तो ये थे की पॉइंट्स जो रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, तो क्या क्या किसने कहा है वो देखते हैं। सबसे पहले एनेस्टेसी। एनेस्टेसी ने क्या कहा? एक टेस्ट की स्कोर्स अलग ओकेजन्स या सिमिलर आइटम्स के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये कहा इन्होंने रिलायबिलिटी के बारे में। स्टूडोला एंड स्टोरडेल, इन्होंने क्या कहा है? अगर एक जैसा टेस्ट सेम ग्रुप को दिया जाए तो स्कोर्स सिमिलर आने चाहिए। क्या कहा? अगर एक जैसा टेस्ट सेम ग्रुप को दिया जाए तो स्कोर सिमिलर आने चाहिए। गिलफोर्ड ने क्या कहा? एक टेस्ट का असली रिजल्ट ऑब्जर्व्ड स्कोर के करीब होना चाहिए। ये हम लोग को तब समझ में आएगा जब हम लोग समझेंगे एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर आता है, आ सकता है, और ये है क्या? तो कोई भी मेजरमेंट 100% परफेक्ट नहीं होता। हर मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर होता है, जो ट्रू स्कोर और ऑब्जर्व्ड स्कोर के बीच का डिफरेंस होता है। यहाँ पे एरर का मतलब जो है गलती नहीं है, बल्कि एक्यूरेसी में छोटी इनएक्यूरेसीज हैं। गोल है कि एरर को मिनिमाइज करना ताकि टेस्ट जो है वो रिलायबल हो। यानी कि एक ट्रू स्कोर और ऑब्जर्व्ड स्कोर जो कि हमने अचीव किया है, उसके बीच का डिफरेंस जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मान लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक न्यूरोटिसिज्म टेस्ट बनाता है जो लोगों की इमोशनल स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेजर करता है। तो एक सिनेरियो बनाते हैं कि एक इंसान है जो इमोशंस में स्टेबल है, उसको ये टेस्ट अलग अलग दिन, जैसे कि मंडे को दिया गया, वेडनेसडे को दिया गया, फ्राइडे को दिया गया। तो मंडे को अगर उसका स्कोर आता है 45, वेडनेसडे को उसका स्कोर आता है, जब वो फिर से टेस्ट देता है, फिर से 45, और फ्राइडे को उसका स्कोर आता है 44 या 46 के आसपास। अगर टेस्ट हर बार लगभग सेम स्कोर देता है तो टेस्ट रिलायबल है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट है। अगर रिलायबल ना हो तो क्या होगा? सोचिए अगर मंडे को स्कोर 45, वेडनेसडे को 30 और फ्राइडे को 60 आए, तो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट हर बार बदल रहा है। तो एक लाइन में अगर अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक समरी देखना हो तो वो क्या होगा कि रिलायबल टेस्ट वही है जो बार बार एक जैसा रिजल्ट दे। अब रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के कई तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं अब देखते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब है टेस्ट की कंसिस्टेंसी को मेजर करना। इसको एस्टिमेट करने के दो मेन अप्रोच होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये मेथड्स दो अलग डेटा कलेक्शन प्रोसेस के रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। अभी ये चीज़ हम लोग और डिटेल में समझेंगे।
तो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेथड्स में सबसे पहले आता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो इसका प्रोसेस क्या होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का? क्या करते हैं इसमें, एक ही टेस्ट को सेम ग्रुप को 2 बार दिया जाता है। जैसे कि मंडे को दिया जाए या फ्राइडे को, 2 अलग अलग दिन एक ही टेस्ट को सेम ग्रुप को, मतलब यानी कि एक ही ग्रुप को 2 बार दिया जाता है। फिर दोनों बार के स्कोर्स को कोरिलेशन देखा जाता है, उनके बीच का, उनके स्कोर्स का कोरिलेशन देखा जाता है इस टेस्ट में। यानी कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में एक बार टेस्ट लेते हैं, फिर उसी ग्रुप का दूसरी बार टेस्ट लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। अब इसकी लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन इसकी? कि पार्टिसिपेंट्स पहले वाले आंसर्स याद कर सकते हैं, तो फिर से वही कर देंगे। दूसरा लिमिटेशन इसका है कि प्रैक्टिस की वजह से सेकेंड टाइम स्कोर इंप्रूव हो सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है इस टेस्ट की। जैसे कि सोचिए आपने एक हैप्पीनेस टेस्ट मंडे को दिया और फिर फ्राइडे को वही सेम टेस्ट दिया, अगर स्कोर सिमिलर हैं तो टेस्ट रिलायबल है। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेथड्स में अगला तरीका होता है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इसका क्या प्रोसेस होता है? इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग बट इक्विवेलेंट टेस्ट वर्जन्स, यानी कि टेस्ट ए और टेस्ट बी एक ही ग्रुप को दिए जाते हैं। फिर दोनों वर्जन्स के स्कोर्स को, इनका कोरिलेशन देखा जाता है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो इसमें क्या चैलेंज आता है, 2 इक्विवेलेंट टेस्ट बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। तो इसमें एक ये चैलेंज ज़रूर आता है। जैसे कि सोचिए एक स्कूल में मैथ के लिए 2 सिमिलर टेस्ट बनाए गए हैं, अगर दोनों के स्कोर्स कोरिलेटेड हैं तो टेस्ट क्या होगा, रिलायबल होगा। तो ये थे एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेथड्स के 2 तरीके, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसमें हम एक ही टेस्ट को 2 बार करते हैं सेम ग्रुप के साथ और फिर उसके बीच का कोरिलेशन देखते हैं। दूसरा था पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, जिसमें 2 अलग अलग टेस्ट बनाते हैं और एक ही ग्रुप को दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड्स। ये कौन से मेथड्स होते हैं? तो ये मेथड एक ही टेस्ट के अंदर के आइटम्स के बीच कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। फिर से बोलता हूँ, ये मेथड्स एक ही टेस्ट के अंदर उसके जो आइटम्स होते हैं उनके बीच की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का क्या प्रोसेस है? तो इसमें क्या होता है, टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे ऑड नंबर्ड और इवन नंबर्ड क्वेश्चन। फिर दोनों पार्ट्स के स्कोर का कोरिलेशन देखा जाता है। इसमें जो है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला से शॉर्ट टेस्ट की रिलायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आपके 10 क्वेश्चंस वाले टेस्ट को 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अगर दोनों पार्ट्स के स्कोर कोरिलेटेड हैं तो टेस्ट रिलायबल है। दूसरा मेथड होता है कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, यानी KR20 बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये फॉर्मूला ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन के लिए होता है और टेस्ट के सभी आइटम्स के बीच कंसिस्टेंसी चेक करता है। जैसे कि अगर एक टेस्ट के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस एक जैसी एबिलिटी मेजर करते हैं तो KR20 का स्कोर हाई होगा। फिर आता है क्रॉनबैक्स अल्फा। ये मेथड मल्टीपल चॉइस टेस्ट के आइटम्स की इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करता है। इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी को, इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। तो अगर क्रॉनबैक अल्फा यानी अल्फा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 है तो टेस्ट रिलायबल माना जाता है इसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर इफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 तो टेस्ट रिलायबल है। जैसे कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट के सभी क्वेश्चंस इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं और क्रॉनबैक्स अल्फा का वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब है टेस्ट रिलायबल है। तो इन सारी बातों का समरी क्या होता है, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेथड और इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड्स यूज होते हैं। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में टेस्ट रीटेस्ट यानी एक ही टेस्ट को बार बार देना और स्कोर्स का कंपैरिजन करना होता है। पैरेलल फॉर्म्स में 2 इक्विवेलेंट टेस्ट का स्कोर्स को कंपेयर करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी आती है उसके बाद, उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, KR20 और क्रॉनबैक्स अल्फा। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में एक टेस्ट के 2 पार्ट्स का कंपैरिजन होता है, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको 5-5 में बांट दिया जाता है, फिर उसको कंपेयर करते हैं।
KR20 में क्या होता है, ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में टेस्ट के लिए। क्रॉनबैक अल्फा में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट के लिए यूज होता है। तो की पॉइंट क्या है इसका, अगर टेस्ट रिलायबल है तो वो कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट देगा, चाहे मेथड कोई भी हो। समझ आया? रिलायबिलिटी इंश्योर करना रिसर्च के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। तो रिलायबिलिटी को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि आपका टेस्ट रिलायबल हो। अगला टॉपिक है रिलायबिलिटी एस्टिमेटर्स का कंपैरिजन। रिलायबिलिटी का मतलब है किसी टेस्ट या मेजरमेंट का बार बार सेम रिजल्ट देना। ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं इस वीडियो में सेम डेफिनेशन को। किसी टेस्ट का या मेजरमेंट का बार बार सेम रिजल्ट देना होता है रिलायबिलिटी का मतलब। अलग अलग मेथड से हम रिलायबिलिटी को अलग सिचुएशंस में चेक करते हैं। तो चलिए एकदम सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं इस बात को। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ये होता क्या है? इंटर रेटर रिलायबिलिटी एक यूज केस लेते हैं जब अलग अलग लोग एक ही चीज को जज करते हैं। जैसे कि एक डांस कंपटीशन में जजेस अलग अलग पॉइंट्स दे रहे हैं। ये हमने सबने टीवी में देखा हुआ है कि एक डांस कंपटीशन में जजेस जो होते हैं अलग अलग पॉइंट्स दे रहे हैं। तो वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी होता है। इसका फायदा क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि सब लोग सेम चीज को एक ही तरह देख रहे हैं। अगर जजेस के पॉइंट कंसिस्टेंट हैं तो रिलायबिलिटी हाई है। इसकी लिमिटेशंस भी होती है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी की क्या लिमिटेशंस होती हैं? ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं इसमें, सबका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है जो कंसिस्टेंसी को इफेक्ट कर सकता है। तो ये है इसकी लिमिटेशंस। दूसरा है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इसका यूज केस है जब एक टेस्ट के दो वर्जन्स बनाते हैं और दोनों एक ही ग्रुप को देते हैं। जैसे कि एक टीचर ने मैथ्स के लिए टेस्ट ए और टेस्ट बी बनाया और स्टूडेंट्स को दिया उन्होंने। ये होता है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इसका फायदा क्या होता है? अगर दोनों टेस्ट के स्कोर सिमिलर हैं तो टेस्ट रिलायबल है और पहले वाले टेस्ट का आंसर याद नहीं रहता, इसलिए चीटिंग का चांस कम होता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? दो इक्विवेलेंट टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये हम लोगों ने अभी पीछे भी पढ़ा था। क्रॉनबैक्स अल्फा, इसका यूज केस क्या होगा? जब टेस्ट में कई क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस या रेटिंग स्केल, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो होता है क्रॉनबैक अल्फा में। हम लोग इस तरीके से करते हैं जैसे कि एक सर्वे में 10 क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रेस को मेजर करते हैं, तो उसमें क्रॉनबैक अल्फा यूज होता है। क्रॉनबैक अल्फा का क्या फायदा है इस टेस्ट का? ये चेक करता है कि सारे क्वेश्चंस एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। अगर सब क्वेश्चंस के रिजल्ट को रिलेटेड हैं तो टेस्ट रिलायबल है। क्रॉनबैक अल्फा का लिमिटेशन क्या है? ये एज्यूम करता है कि सभी क्वेश्चंस एक ही चीज को मेजर करते हैं, जो जरूरी नहीं है। फिर है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसका यूज केस क्या होगा? जब एक टेस्ट दो बार दिया जाता है, जैसे कि एक हैप्पीनेस टेस्ट मंडे और फ्राइडे को दिया गया, तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में आएगा। इसका फायदा क्या होता है? अगर दोनों बार के स्कोर सिमिलर हैं तो टेस्ट रिलायबल है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लोग पहले वाले आंसर्स याद करके आ सकते हैं। टाइम के साथ पार्टिसिपेंट्स के मूड या सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। तो टेस्ट रीटेस्ट और इंटर रेटर रिलायबिलिटी कभी कभी थोड़ा कम रिलायबल होते हैं क्योंकि टाइम या लॉग का डिफरेंस रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। हर मेथड का अपना फायदा और लिमिटेशन है और सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। अब मुझे लगता है रिलायबिलिटी और उसके सारे मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसलिए अब हम बढ़ते हैं वैलिडिटी की तरफ। वैलिडिटी का मतलब क्या है? हमने पहले देखा था एक्यूरेसी। तो वैलिडिटी का मतलब है क्या एक टेस्ट वैसे ही चीज को मेजर कर रहा है जो उसका पर्पस है। अगर टेस्ट का रिजल्ट वैलिड है तो इसका मतलब है कि वो काम का और यूजफुल है। तो कई लोगों ने इसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो कौन कौन से की डेफिनेशंस हैं, किसने किसने दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रॉनबैक का डेफिनेशन। वो क्या कहते हैं? उन्होंने 1951 में कहा था कि वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट अपने टारगेट को सही तरीके से मेजर करे। जैसे कि अगर टेस्ट का पर्पस मैथ स्किल को चेक करना है तो वो टेस्ट बस वही मेजर करे,
कुछ और ना करे, यानी जो चीज़ जिसके लिए बनाया गया है टेस्ट वो वही चीज़ करे तो वो वैलिड है। फ्रीमैन ने 1971 में बोला कि वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट का रिजल्ट किसी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया के साथ मैच करे। क्या मतलब है इसका? अगर एक टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को मेजर कर रहा है तो उसका रिजल्ट रियल लाइफ परफॉर्मेंस के साथ मैच होना चाहिए। फिर आते हैं एनास्टेसी 1988 में। इन्होंने क्या बोला? वैलिडिटी डिफाइन करता है कि टेस्ट किस चीज को मेजर कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से मेजर कर रहा है, इन्होंने बोला। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा कि अगर एक टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए बनाया गया है तो वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग को ही एक्यूरेटली मेजर करे। फिर वही बात आ गई कि जो चीज़ जिसके लिए बनाया गया है वो उसी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करे। तो कुल मिला के सारे लोग लगभग लगभग एक ही बात कर रहे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो समझते हैं। तो सबसे पहले आता है वैलिडिटी कोएफिशिएंट। ये क्या है? वैलिडिटी कोएफिशिएंट एक कोरिलेशन होता है जो बताता है कि टेस्ट का रिजल्ट किसी एक्सटर्नल मेजर के साथ कितना मैच करता है। जैसे कि अगर टेस्ट इंटेलिजेंस मेजर कर रहा है तो उसका स्कोर आईक्यू टेस्ट या रियल लाइफ इंटेलिजेंस के साथ कोरिलेटेड होना चाहिए। फिर आता है इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। ये वो ट्रस्टेड मेजर्स होते हैं जो टेस्ट की वैलिडिटी चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये ट्रस्टेड मेजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेस्ट क्रिएटिविटी को मेजर कर रहा है तो हम इसे किसी और वैलिडेटेड क्रिएटिविटी टेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया आपको कि वैलिडिटी क्या है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। एकदम आसान तरीके से इसको समझते हैं। तो वैलिडिटी के अलग अलग टाइप्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एक टेस्ट सही चीज को मेजर कर रहा है या कि नहीं। हर टाइप का अपना रोल होता है। चलिए सिंपल और रिलेटेबल तरीके से इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? ये देखता है कि टेस्ट का कंटेंट रिलेवेंट और एप्रोप्रिएट है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्पेलिंग टेस्ट है, वो थर्ड ग्रेड्स के लिए बनाया गया है, यानी जो थर्ड क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए बनाया गया है, तो उसमें सिर्फ वही वर्ड्स होने चाहिए जो उनके लेवल के लिए सूटेबल हो, तब तो वो कंटेंट वैलिड हुआ। और अगर आपने तीसरी क्लास के बच्चों को सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास या उससे ऊपर के क्लास के स्पेलिंग अगर आपने दिए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये होता है कंटेंट वैलिडिटी, यानी कंटेंट वैलिड होना चाहिए। कैसे चेक होता है ये? एक्सपर्ट्स इवेल्युएट करते हैं कि टेस्ट का कंटेंट सही है या नहीं, यानी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इसको इवेल्युएट करते हैं। दूसरा टाइप है वैलिडिटी का क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। ये क्या है? ये टेस्ट का रिजल्ट किसी एक्सटर्नल मेजर के साथ कंपेयर करता है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या होता है? टेस्ट का रिजल्ट करंट एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ मैच करे। जैसे कि एक एंजाइटी टेस्ट जो अभी का एंजाइटी लेवल एक्यूरेटली दिखाए उसी समय का, तब वो बोला जाएगा कॉन्करेंट वैलिडिटी। दूसरा है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, यानी टेस्ट जो है फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करे। जैसे कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस का आइडिया दे, तो वो कहलाएगा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी उसी समय जो आपका स्टेटस है उसको टेस्ट करे एक्यूरेटली, और प्रिडिक्टिव फ्यूचर को टेस्ट करने के लिए, फ्यूचर आउटकम्स को। फिर आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये क्या है? ये देखता है कि टेस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से मेजर कर रहा है। इसके की फीचर्स कौन कौन से होते हैं? कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होता है? रिलेटेड चीजों के साथ कोरिलेशन जब हो तब होता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, यानी कि एक हैप्पीनेस टेस्ट का स्कोर लाइफ सेटिस्फैक्शन टेस्ट के साथ मैच करे तो वो कहलाएगा कन्वर्जेंट वैलिडिटी। दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इसमें क्या है? अनरिलेटेड चीजों के साथ कोरिलेशन ना हो। कैसे? एग्जाम्पल कि एक हैप्पीनेस टेस्ट का स्कोर इंटेलिजेंस के साथ मैच नहीं होना चाहिए, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ये इसके की फीचर्स हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के। फिर होता है फेस वैलिडिटी। अगला है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या है? ये एक बेसिक जजमेंट है कि टेस्ट ऊपर से देखने में वैलिड लग रहा है या नहीं।
जैसे कि अगर एक मैथ टेस्ट में एडिशन के क्वेश्चंस हैं तो लगता है कि ये मैथ को मेजर कर रहा है, मतलब देख के ही उस चीज को पता चल रहा है कि वो वैलिड है या नहीं। अगला टाइप है इंटरनल वैलिडिटी। ये क्या है? इंटरनल वैलिडिटी ये इंश्योर करता है कि टेस्ट के रिजल्ट्स एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट ना हो। तो इंटरनल वैलिडिटी के कौन कौन से कॉमन थ्रेड्स होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, यानी दूसरे फैक्टर्स जो रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। दूसरा है सिलेक्शन बायस, यानी पार्टिसिपेंट्स के अनइक्वल सिलेक्शन रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। अगर अनइक्वल सिलेक्शन हो तो वो बिगाड़ सकता है उस टेस्ट को। फिर है रिपीटेड टेस्टिंग, बार बार टेस्ट लेने से लर्निंग इफेक्ट आ सकता है। फिर है मोर्टेलिटी, यानी पार्टिसिपेंट्स अगर स्टडी बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये सारे कॉमन थ्रेड्स हैं इंटरनल वैलिडिटी के। फिर आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? टेस्ट के रिजल्ट्स डिफरेंट सेटिंग्स, पॉपुलेशन या टाइम पर अप्लाई हो तो वो बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। यानी कि जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग पॉपुलेशन में या टाइम पर अप्लाई हो सके तो वो बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसके भी थ्रेड्स होते हैं। कौन कौन से? एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। अगर सैंपल बहुत यूनिक हो, जैसे सिर्फ वॉलंटियर्स का ग्रुप, तो वो जनरल पॉपुलेशन के लिए रेलिवेंट नहीं हो सकता। यानी कि एक ही जैसे लोग अगर टेस्ट देने आ गए हैं तो वो जनरल पॉपुलेशन के लिए हम लोग नहीं वैलिड कर सकते, उसको रेलिवेंट नहीं मान सकते हैं। तो ये एक इसमें थ्रेट होता है। सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, लोकेशन या टाइम का इम्पैक्ट रिजल्ट पर हो सकता है। तो ये था एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इनका समरी एक बार देख लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी, क्या टेस्ट का कंटेंट रेलेवेंट है, ये चेक करता है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, इसमें क्या होता है? क्या टेस्ट एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ मैच करता है या नहीं। फिर आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्या टेस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी, क्या टेस्ट ऊपर से देखने में वैलिड लगता है, यानी देख के पता चल रहा है कि वो टेस्ट उसी चीज के लिए बना हुआ है, तो वो होगा फेस वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी, क्या टेस्ट एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्या टेस्ट के रिजल्ट्स अलग सेटिंग्स या लोगों पर अप्लाई होते हैं। तो ये सब मिलके इंश्योर करते हैं कि टेस्ट एक्यूरेट और रिलायबल हो। तो ये था हमारा आज का चैप्टर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी फ्रॉम रिसर्च मेथड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, पूछिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए या किसी भी तरीके का सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मैं आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम पीएक्स मॉन्क। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।